हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो देखिए ये सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आज के एक ही वीडियो में देखेंगे। तो देखिए पहला अध्याय आता है आपका अध्याय 1 में दिया है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है प्राकृतिक आकृति पर्वत पठार मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। तो आपका जो है पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर भौतिक मानचित्र। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है सेतु का प्रतीक चिन्ह है। तो आपको आंसर में कर देना है सेतु का प्रतीक चिन्ह होगा आपका सी नंबर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में है कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यमुनोत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। तो आपका जो है तीसरे का आपका सही उत्तर होगा, तीसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर उज्जैनी। इसके बाद चौथे में है भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम पर स्थानीय समय से आगे होता है। तो आपको आंसर में लगा देना है ए नंबर 5 घंटे 30 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में पूछा है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है तो कितने घंटे में पूरा करती है। तो आपको आंसर में कर देना है बी नंबर 24 घंटे में पूरा करती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो आपको आंसर में लगा देना है उत्तर दिशा में। 7वें में है मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है। तो आपको आंसर में करना है मानचित्र का मुख्य घटक कौन सा नहीं है। तो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है। तो कौन सा रेखा हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में है भूमध्य रेखा के चारों ओर सामान्यतः होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर उष्ण जलवायु। 10वें में है ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में आपको जो है ए नंबर में आपको भरना है एटलस कहलाती है और दूसरे में भरना है आपको अंतर्राष्ट्रीय और तीसरे में भरना है आपको थीमेटिक और चौथे में भरना है आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं और 5वें में भरना है आपको 0 डिग्री और 7वें में भरना है आपको खगोल विद्या। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। और देखिए आगे यहाँ पे आपको जी नंबर में भरना है 1 और एच में भरना है आपको पृथ्वी, आई में भरना है आपको दिशाओं और जे में भरना है आपको ठंडी। तो आपको जो है इस तरह से खाली स्थान भर लेनी है। आप अच्छे से देखिए भर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके खाली स्थान वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका अति लघुत्तरीय वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अति लघुत्तरीय वाले क्वेश्चन में भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे। तो आपको आंसर में करना है भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा। देखिए दूसरा में पूछा है क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है नहीं, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार एक चपटा गोलाकार है जिसे जियोइड कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती है। आपको इस तरह से तीसरे के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं। आपको उत्तर में करना है किसी मानचित्र में लघु आरेख को लघु मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन में है
चतुर्दिशी में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं? तो आपको उत्तर में करना है चतुर्दिशी में 4 दिशाएं सम्मिलित हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन्हें अंग्रेजी में क्रमशः NSE और W अक्षरों से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पर्श करता है? तो आपको आंसर में करना है, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब का वह भाग जो प्रकाशित होगा वह दिन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि छाया वाला भाग रात का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में पूछा है, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपको उत्तर में करना है, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके दिशाओं का पता लगाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। 8 में है, पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? तो आपको उत्तर में करना है, पृथ्वी पर किसी स्थान का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए 9वें में पूछा है, मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? आपको उत्तर में करना है, मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे चार्ट या फ्लैट भी कहा जाता है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां में है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आपको उत्तर में करना है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए लघुत्तरी में आपका पहला क्वेश्चन है, 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, 4 प्रमुख दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका कंपास का उपयोग करना है। कंपास में एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा दिशा की ओर इशारा करती है। आप इस तरह से पहले के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में है, IST और GMI संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, IST का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा? तो आपको उत्तर में करना है, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में दोपहर 1 बजे और 30 डिग्री पूर्व में दोपहर 2 बजे का समय होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। तो देखिए आपको इस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर और आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से चौथे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें में है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है? तो आपको उत्तर में करना है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर एक कैलेंडर दिन को दूसरे दिन से अलग करती है। 6वें में है, वारह मिहिर कौन थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो आपको उत्तर में करना है, वारह मिहिर एक प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी, खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास कपितक कायथा नामक गांव में हुआ था। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करिएगा। 7वें में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। देखिए वृक्ष का चिन्ह बनाना है आपको और यहाँ पे आपको इस तरह से पुलिस स्टेशन का चिन्ह बनाना है और यहाँ पे तालाब का और यहाँ पे पक्की सड़क। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। आपको उत्तर में करना है, मानचित्र के 3 प्रमुख घटक दूरी, दिशा और प्रतीक किसी स्थान की वास्तविक स्थिति, उसके अनुपात और विशेषताओं को सरल और समझने योग्य रूप में दर्शाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मानचित्र व रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर करना है, मानचित्र एक पैमाने पर आधारित होता है जबकि रेखा चित्र बिना पैमाने के बनाया जाता है। मानचित्र में सटीक दूरी और दिशाएं दिखाई जाती है जबकि रेखा चित्र में केवल एक सामान्य दृश्य दिखाया जाता है।
तो आपको इस तरह से मानचित्र और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करनी है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों को नाम सहित दर्शाइए। तो आपको जो है ये देखिए भारत का ये मानचित्र है, यहाँ पे आपको पड़ोसी देशों को दर्शाना है। तो देखिए पड़ोसी देश आप इस तरह लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आपको इस तरह से पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं। इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए आपको जो है इस चित्र को अच्छे से आपको देख लेना है, इस चित्र को देख के जो है आपको आंसर करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है, तो आपको जो है इस चित्र में देख के आपको आंसर करना है। देखिए ये है आपका रेलवे स्टेशन, ये है आपका रेलवे स्टेशन वाला भाग। तो आपको आंसर में करना है रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसके बाद दूसरे में है बैंक से बाजार जाने के लिए किस दिशा से चलकर दिशा की ओर जाएंगे। तो आपको उत्तर में करना है बैंक से बाजार जाने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर जाना होगा। इसके बाद तीसरे में है दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको उत्तर में करना है ऊपरी दाएं कोने में 4 तीर 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दर्शाते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में पूछा है चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है। तो आपको उत्तर में करना है चिकित्सालय के दक्षिण में स्कूल है। पाँचवें में विद्यालय के नज़दीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही है। तो आपको उत्तर में करना है विद्यालय के पास अस्पताल और बैंक दिखाई देते हैं। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा है मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो आपको उत्तर में करना है मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और सांस्कृतिक थीमेटिक मानचित्र। ये स्थान सीमाएं, जनसंख्या, मौसम आदि दर्शाने में सहायक होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा। ये तीसरे क्वेश्चन में पूछा है अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। तो आपको अंतर में लिखना है अक्षांश रेखाएं पूर्व दिशा में पूर्व पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समांतर चलती है, जबकि देशांतर रेखाएं दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुवों से ध्रुवों तक चलती है। आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में पूछा है मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है मानचित्र में निर्देशांकों का उपयोग किसी भी स्थान की सटीक स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निर्देशांक एक संख्यात्मक प्रणाली है जो किसी स्थान को एक विशिष्ट बिंदु के रूप में दर्शाती है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में पूछा है ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। आपको जो है यहाँ पे ग्लोब का चित्र बनाना है और जो ये लिखे हुए हैं इन शब्दों को जो है आपको ग्लोब में दर्शाना है। तो देखिए आपको इस तरह से ग्लोब का चित्र बनाना है, तो आप ये ग्लोब का चित्र बना लीजिएगा और जो है इनमें जैसे लिखा है आप इस तरह से कर लीजिएगा। अध्याय 2 में आपका दिया हुआ है महासागर एवं महाद्वीप। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। तो देखिए आपका जो है दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हिंद महासागर। इसके बाद तीसरे में है भारत देश महाद्वीप का भाग है। तो आपका जो है तीसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा एशिया का। इसके बाद चौथे में है अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर पुस्तकालय और औषधालय। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूरेशिया किन 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है। तो आपको उत्तर में कर देना है बी नंबर यूरोप और एशिया। छठवें में है किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं। छठवें का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में है अलवड़ी जल का उदाहरण नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर समुद्र। इसके बाद 8 में है किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिक। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 9वां आता है
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। 10वें में है समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर व्हेल। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन। तो देखिए पहले नंबर में आपको भरना है लवड़ीय होता है, इसके बाद दूसरे में भरना है आपको चक्रवात, और तीसरे में भरना है आपको ग्रीनलैंड, और चौथे में भरना है आपको अधिक, पाँचवें में भरना है आपको अंटार्कटिक, और छठवें में भरना है आपको नीले, और इसके बाद नेक्स्ट में भरना है आपको समान। इसके बाद जो है आपका आता है यहाँ पे देखिए एच में भरिएगा आप बादलों के विशाल समूह हैं, और यहाँ आई में आपको भरना है अरब, और जे में भरना है आपको महासागरों। तो आप इस तरह से खाली स्थान अच्छे से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो आपका जो है पहले के उत्तर में आपको करना है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जिसे आंतरिक से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में है 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था। आपको उत्तर में करना है जिसका मुख्य कारण इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र के नीचे 9.1 तीव्रता का भूकंप था। आप इस तरह से 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे में है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको आंसर में करना है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कर लीजिएगा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। पाँचवें में पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी। तो आपको उत्तर में करना है जलवायु परिवर्तन और पेड़ों की कटाई के कारण पृथ्वी मरुस्थल बन सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवें के उत्तर में आपको करना है भारत एक प्रायद्वीप है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको 7 के उत्तर में करना है विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों और समुदायों में मिलता है। आप इस तरह 7 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है समुद्र का चौड़े मुख वाला वह भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है खाड़ी कहलाती है। इसके बाद 9वें क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना है समुद्री वनस्पति जगत में मुख्य रूप से शैवाल जैसे भूरे, हरे और लाल शैवाल, समुद्री घास, मैंग्रोव और नामक दलदली पौधे शामिल हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 15 अक्षांश देशांतर तथा क्षेत्र अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है, वह क्या कहलाता है। तो आपको उत्तर में करना है समय क्षेत्र। इसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाते हैं लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। देखिए लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन है, उसके उत्तर में आपको करना है सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरे में है तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। इसके बाद तीसरे के उत्तर में आपको करना है मछली, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस, स्टारफिश, सीप, झींगा, केकड़ा आदि। इसके बाद चौथा आता है आपका, तो आपको चौथे के उत्तर में करना है मैं अपने घर और विद्यालय में पानी को व्यर्थ बहने से रोककर जल का संरक्षण करता हूँ। इसके बाद पाँचवें के उत्तर में आपको करना है आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि ऐसे सही उपाय किए जाने चाहिए जिससे खतरा आपदा का रूप ना ले सके। इसके बाद देखिए छठवां आता है आपका, तो आपको छठवें के उत्तर में करना है नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने और भूजल आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7 के उत्तर में आपको करना है अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण को कम करना, टिकाऊ मछली पकड़ने और जलीय कृषि को बढ़ावा देना, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। आपको 7 के उत्तर में करना है इस तरह से। इसके बाद आपको 8वें के उत्तर में आपको लिखना है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सा नो वरुण
एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अनुवाद है महासागरों के देवता वरुण हमारे लिए शुभ रहे। इस तरह से आपको 8 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वें के उत्तर में करना है आपको उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है, इससे न केवल फसलों का उत्पादन कम होगा बल्कि किसानों की भी आय घटेगी और खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी। इसके बाद देखिए यहाँ से हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए दीर्घ उत्तरी का पहला क्वेश्चन आपको उत्तर में करना है, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के बावजूद जल संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि उपलब्ध जल का अधिकांश भाग खारा है और उपयोग के योग्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है, महासागरों से कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें सुनामी, तूफान, बाढ़ और भूस्खलन शामिल है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरे के उत्तर में आपको करना है, दुनिया में कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। महाद्वीपों के नाम हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महासागरों के नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो आप इस तरह से 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र के नीचे होने वाली घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। ये विशाल लहरें तटीय क्षेत्रों में विनाश और तबाही मचा सकती है जिससे जान माल भारी नुकसान होता है। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें के उत्तर में आपको करना है, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। अरे बच्चों आप जो है इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। अध्याय 3 में दिया है आपका स्थल रूप एवं जीवन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प वाली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले में है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कृषि। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है, पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। तो आपको आंसर में कर देना है डी नंबर गोलाकार शीर्ष होते हैं। इसके बाद तीसरे में है, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। तो आपको जो है तीसरे के उत्तर में करना है आपको तो आपका सी नंबर राइट आंसर होगा तुंगता। इसके बाद चौथे में है, वर्षण का सामान्य रूप है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ओले गिरना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां में है, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। तो आपको आंसर में कर देना है सी नंबर, पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मांस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। आंसर होगा आपका सूक्ष्म जीव। 7वें में है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में समान रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर कैक्टस। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, पहाड़ों के बीच एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर घाटी। 9वें में है, दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर विक्टोरिया जलप्रपात। इसके बाद 10वें में है, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर मत्स्य पालन का। तो यहाँ पे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में आपको भरना है अरुणिमा सिम्हा। हाँ तो आपको पहले में भरना है अरुणिमा सिन्हा और दूसरे में भरना है आपको माउंट ब्लॉक और तीसरे में भरना है आपको भूस्खलन और चौथे में भरना है आपको विश्व की छत और 5वें में संगत और 6वें में भरना है आपको अफ्रीका। इसके बाद देखिए सातवें में भरना है आपको गंगा नदी। 8वें में भरना है आपको दक्कन का पठार। 9वें में भरना है आपको बादल फटना और 10वें में भरना है आपको सोने और हीरे। तो आप इस तरह से खाली स्थान अच्छे से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। अति लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकली है। तो आपको उत्तर में करना है गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकली है।
इसके बाद दूसरे में है आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है, तो आपको उत्तर में करना है मेरा विद्यालय समतल स्थलाकृति पर स्थित है। इसके बाद तीसरे में है माध्य समुद्र तल से क्या आशय है, तो आपको उत्तर में करना है माध्य समुद्र तल से आशय समुद्र की सतह की औसत ऊंचाई से है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, तो देखिए चौथे में है पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलती है, तो आपको उत्तर में करना है पर्वतीय जीवों को विभिन्न प्रकार के आश्रय मिलती हैं, जिनमें पर्वतीय वन, घास के मैदान, झाड़ियाँ, चट्टानें और गुफाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवें में छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको उत्तर में करना है छोटा नागपुर का पठार भारत में अपने खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन, देखिए छठवें क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है वर्षा के अलावा सिंचाई मुख्य रूप से नहरों, कुओं, नलकूपों, तालाबों और नदियों से की जाती है। इसके बाद सातवें के उत्तर में आपको करना है क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। आप इस तरह से 7 का उत्तर करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका आठवें के उत्तर में करना है क्रिकेट खेलने के लिए एक सपाट विस्तृत अंडाकार या गोल मैदान उपयुक्त होता है। नौवें क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है सीढ़ीनुमा कृषि जिसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है, आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका 10वां क्वेश्चन, 10वें के उत्तर में आपको करना है हिम तेंदुआ, पहाड़ी बकरी, याक, लाल पांडा, भूरा भालू, भेड़िया, खरगोश और विभिन्न प्रकार की भेड़ें। इसके बाद जो है आपके स्टार्ट हो जाते हैं लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए लघुत्तरी वाले क्वेश्चन के आपके पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे स्थित हैं, क्योंकि नदियों को पवित्र माना जाता है और उनके जल से स्नान करने में पापों का नाश होता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना है क्योंकि पर्वतीय इलाकों में कृषि योग्य भूमि कम होती है और जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियां पशुपालन के लिए अधिक अनुकूल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के उत्तर में आपको करना है पर्वतीय क्षेत्रों में स्कीइंग और पर्वतारोहण, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हॉकी और कबड्डी प्रमुख खेल हैं। नेक्स्ट आता है आपका चौथे के उत्तर में आपको करना है यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादन के कारण आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवें के उत्तर में करना है एक उदाहरण न्यूजीलैंड के तारानाकी जनजाति का है जो माउंट तारानाकी को पवित्र मानते हैं। आप इस तरह पांचवें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद छठवें के उत्तर में आपको लिखना है इनमें धार्मिक अनुष्ठान, स्थानीय त्योहारों का आयोजन और नदी के किनारे पिकनिक मनाना शामिल है। सातवें के उत्तर में आपको करना है पठारों को खनिजों का भंडार गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। आप इस तरह 7 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें के उत्तर में आपको करना है यदि सभी घरों और खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ सकती है। इससे जल की कमी, जल प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वें के उत्तर में आपको करना है हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन तिब्बत में स्थित है, जबकि कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है वे सपाट, विस्तृत और अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र होते हैं जो ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान लावा के बड़े पैमाने पर प्रवाह और जमने से बनते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आपको उत्तर में करना है बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण का नदियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि से पानी की मांग बढ़ती है, जिससे नदियाँ सूखने लगती हैं और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरे के उत्तर में आपको लिखना है मरुस्थली पर्यावरण में लोग कई तरीकों से अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसे कि पानी का संरक्षण, विशेष फसलों की खेती और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के उत्तर में आपको करना है पर्वतीय जीवन में सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ कई चुनौतियाँ भी आती हैं। इन चुनौतियों में दुर्गम रास्ते,
खराब मौसम, सीमित संसाधन और सामाजिक आर्थिक कठिनाइयाँ शामिल हैं। नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे के उत्तर में आपको करना है पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके बाद आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें के उत्तर में देखिए आपको लिखना है पर्वत, पठार और मैदान ये तीनों भू आकृतियाँ हैं जो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग रूप में पाई जाती हैं। पृथ्वी ऊंचे और नुकीले होते हैं, पठार ऊंचे और सपाट होते हैं और मैदान समतल होते हैं। आप इस तरह से 5 के उत्तर में करिएगा। अध्याय 4 में दिया है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका मानव समाज संस्कृतियों का अध्ययन कौन करते हैं। तो आपको उत्तर में लगा देना है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव विज्ञानी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में है पाठ्य पुस्तक के चित्र में समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़ा गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, समय रेखा की लंबाई को सीमित रखने के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है उपग्राम बड़े गांव में परिवर्तित हो गए जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। इन उपग्राम को कहा जाता था। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर वल्ली। इसके बाद चौथे में है आदि मानव द्वारा गुफाओं में रंगों द्वारा की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है। तो आपका जो है चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर शैल चित्र। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है दुनिया के अधिकांश देशों में त्योहारों की तिथियां की गणना के लिए किस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता था। आपको आंसर लगा देंगे बी नंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है आप अपने परिवार का इतिहास जानने के लिए किन साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर रेडियो। इसके बाद 7वें में शताब्दी कितने समय के कालखंड को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 100 वर्ष। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें के जो उत्तर में आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर भीमबेटका। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां में है इतिहास जानने का कलात्मक स्रोत कौन सा नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में का उत्तर हो जाएगा सी नंबर पट्टिका। इसके बाद 10वें में है समय की गणना के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जा सकती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 10वें का आपका राइट आंसर होगा पैमाना। तो बी नंबर कर लीजिएगा पैमाना। तो देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में जो है आपको भरना है समय रेखा और दूसरे में भरना है आपको सहस्त्राब्दी कहलाता है। इसके बाद सी नंबर में भरना है आपको पुरातात्विक स्रोत। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट आता है देखिए डी नंबर में आपको भरना है पुरातात्विक विज्ञान। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ई नंबर में भरना है आपको पंचांग। इसके बाद भरना है आपको एफ नंबर में भरना है आपको हिमयुग और इसमें भरना है आपको पुनः निर्माण और इसमें भरना है आपको मेसोपोटामी और यहाँ पे भरना है आपको भूतकाल और यहाँ पे भरना है आपको जीवाश्म। इसके बाद यहाँ पे भरना है आपको देखिए यहाँ पे भरना है आपको जीवाश्म। तो प्यारे बच्चों आपको जो है इस तरह से आपको खाली स्थान देख के अच्छे से भर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है तिथियों की गणना के लिए उपयोग होने वाले शब्द समूह का पूरा नाम लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है तिथियों की गणना के लिए उपयोग होने वाले शब्द समूह का पूरा नाम समान, संवत, पूर्व है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है इतिहासकार किसे कहते हैं। आपको उत्तर में करना है इतिहासकार उस व्यक्ति को कहते हैं जो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। वह पुराने दस्तावेजों, सिक्कों, किताबों, इमारत इत्यादि की मदद से जानकारी इकट्ठा कर लिखते हैं। आपको दूसरे के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है पुरातत्व विज्ञानी क्या कार्य करते हैं। आपको उत्तर में करना है पुरातत्व विज्ञानी का मुख्य कार्य मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा और पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत अध्ययन
करता है। आपको इस तरह करना है 3 के उत्तर में। नेक्स्ट आता है आपका चौथा के उत्तर में करना है आपको हिमयुग वह समय था जब पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। उस समय बहुत ठंडी थी। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। अब चौथे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 5 के उत्तर में करना है इतिहास की शताब्दी गणना के लिए 1 से 100 तक 1 शताब्दी, 101 से 200 तक 2 शताब्दी, इसी तरह गिनती आगे बढ़ती जाती है। अब वर्तमान समय 2025 को आता है 2001 से 2100 के बीच, इसलिए वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है। आप 5वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका छठवां के उत्तर में करना है मानव लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहा है। इसके बाद 7वें के उत्तर में आपको करना है सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय काल आज से लगभग 2000 साल पूर्व से 2025 से यहाँ पे आपका 40-25 वर्ष पूर्व माना गया है। आप 7वें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 8वें नंबर के उत्तर में आपको करना है अधिकांश प्राचीन सिक्कों में राजा रानी के चित्र इसलिए मिलते थे क्योंकि इससे लोगों को शासन की पहचान होती थी और उनके शासन की ताकत और प्रसिद्धि दिखती थी। आप 8वें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए 9वें के उत्तर में करना है भारतीय लोक तिथि पत्र महीना एवं महीनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर रहते हैं। यही हमारे पंचांग का आधार है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए 10 के उत्तर में करना है समय रेखा से हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने की सहायता मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका देखिए इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो आदि मानव किस प्रकार रहते थे? आपको उत्तर में करना है आदि मानव जंगलों में, गुफाओं या पेड़ों के नीचे रहते थे। वह शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे और छोटे छोटे समूह में रहते थे। भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। वह पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। आग का प्रयोग खाना बनाने और गर्मी के लिए करते थे। तो आप इस तरह से आंसर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे के उत्तर में करना है 20वीं शताब्दी का सामान्य सामंत में आरंभिक वर्ष 1901 और अंतिम वर्ष 2000 था। यह शताब्दी विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में कई बड़े बदलावों और विकास की गवाही बनी। नेक्स्ट है आपका तीसरा के उत्तर में करना है इतिहास जानने के लिए मौखिक स्रोतों में लोकगीत, लोक कथाएँ, कहावतें, किस्से, कहानी, बुजुर्गों की बातें और लोक नाटक शामिल हैं। यह स्रोत हमें पुराने समय की जानकारियाँ मौखिक रूप से देते हैं। तो आप इस तरह से आंसर करिएगा तीसरे की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपका इस तरह से है। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर चौथे के उत्तर में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। तो आप वीडियो रोक के जो है आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है। तो आप यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर अच्छे से देख के वीडियो रोक के आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में आपको करना है जीवाश्म वैज्ञानिक पुराने समय के जीवों, करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। वह यह पता लगाते हैं कि प्राचीन जीवन कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे और पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल हो गया। जटिल समाज में मुख्य का उत्तरदायित्व बढ़ गया। उसे लोगों के बीच न्याय करना, नियम बनाना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और समाज की भलाई के लिए निर्णय लेना होता था। वहाँ समय का प्रमुख नेता माना जाता था। आप इस तरह 8वें के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां के उत्तर में आपको इस तरह से देख के लिख लेना है। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए 10वें के उत्तर में आपको करना है भोजन की खोज करना, जंगली जानवरों से बचाना,
मौसम की मार खाना, ठंडी गर्मी बारिश, रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढना, अपनी समझ और भाषा का विकास करना इत्यादि। आप इस तरह 10 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए दीर्घोत्तरी वाले स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए दीर्घोत्तरी का आपका पहला क्वेश्चन है, इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। तो आपको जो है दीर्घोत्तरी के पहले क्वेश्चन के उत्तर में आपको इस तरह से आंसर करने हैं, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो आपको देखिए दूसरे क्वेश्चन में है, सहस्त्राब्दी की गणना किस प्रकार करेंगे, एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो है दूसरे के उत्तर में आपको इस तरह से आंसर कर लेना है, तो आप देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहा आपका उसका उत्तर, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा। तो देखिए ये रहा आपका चौथा का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा देख के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा। तो आपको इस तरह से 5 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा में चित्रखंड पहेली जिज्ञासा की तरह इतिहासकार इतिहास का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। आपको उत्तर में करना है इतिहास को एक पहेली जिज्ञासा की तरह समझते हैं। पहले वे विभिन्न स्रोत, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, शिलालेख, पुरानी किताबें, चित्र और मौखिक कहानी एकत्र करते हैं। फिर प्रत्येक स्रोत की तारीख, अवस्थित और विश्वसनीयता जांचते हैं। इसके बाद स्रोतों के बीच तुलना करके देखते हैं कि कौन सी जानकारी मेल खाती है और कौन सी अलग दिखती है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अध्याय 5 में दिया है आपका इंडिया अर्थात भारत। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, भारतीय संविधान लागू हुआ। देखिए ऑप्शन में आपके ये दिए हुए हैं, तो आपका जो है पहले का आप सही राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 1950 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है, भारत को इंडिया नाम किसने दिया। तो देखिए ऑप्शन में इस तरह से नाम दिए हुए हैं, तो इनमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यूनानियों ने। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत नाम का उल्लेख मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा 30 का विष्णु पुराण। इसके बाद चौथे में है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारत को कहा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, इंडिया दैट इज भारत। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 1800 वर्ष से भी पहले किस शिलालेख में किया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, फारसी शिलालेख में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इनमें से वह कौन सा देश है जिसे पूर्व में फारस कहा जाता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ईरान। इसके बाद सातवें में है ह्वेनसांग जुआनजैंग किस देश का निवासी था। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, चीन का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, जिस प्रकार इंडिया अंग्रेजी भारत का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उसी प्रकार झंडे शब्द है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, फ्रेंच भाषा का। 9वें में है, सप्त संधों का अभिप्राय है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 7 नदियों की भूमि। आप इस तरह करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, 1947 के बाद भी इसमें कौन सा देश भारत का अंग था। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बांग्लादेश। तो आप इस तरह से ऑप्शन वालों का आंसर करिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में जो है, चीन ग्रंथों में भारत का नाम तियंजू मिलता है। तो यहाँ पे आपको भरना है तियंजू, और बी नंबर में भरना है आपको ऋग्वेद, सी नंबर में भरना है आपको भौगोलिक, और डी नंबर में भरना है आपको चीनी भाषा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ई नंबर में आपको भरना है बंग। देखिए एफ नंबर में भरना है आपको उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण में बताई गई है। और जी में भरना है आपको भारतवर्ष और जम्मू द्वीप। इसके बाद एच में भरना है आपको छठी, और आई में भरना है आपको हिंदू कुंभ। इसके बाद है 12 नंबर में भरना है आपको, जे नंबर में भरना है आपको अशोक। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है, हमारे देश को किस क्षेत्र में
भारतम नाम से पुकारा जाता है? आपको उत्तर में करना है हमारे देश को दक्षिण भारत में भारतम नाम से पुकारा जाता है। आप इस तरह एक के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? आपको उत्तर में करना है भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैली है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको उत्तर में करना है महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है जम्बूद्वीप शब्द किस वृक्ष से जुड़ा हुआ है? आपको उत्तर में करना है जम्बूद्वीप शब्द जामुन वृक्ष से जुड़ा हुआ है। 5वें में वर्तमान में भी कौन से देश हैं जो प्राचीन जम्बूद्वीप में शामिल थे? उत्तर में करना है आपको जम्बूद्वीप में आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित थे जो अब भारत के हिस्सा नहीं है। तो आप इस तरह से 4-5 का उत्तर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है भरत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपको उत्तर में करना है भारत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। आप इस तरह करिएगा 6वें के उत्तर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था? आपको उत्तर में करना है कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कुमारी था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वें के उत्तर में करना है भारतीय संविधान को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। आप 8वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर में आपको करना है समूचे उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 10वें के उत्तर में आपको करना है चीनी शब्द तेयंजू संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो लघुत्तरी के पहले क्वेश्चन में देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है भारत को विदेशियों ने क्या क्या नाम दिए हैं? तो आपको देखिए इस तरह से उत्तर करना है फारसी, यूनानी, फारसी में हिंदू और यूनानी में इंडोई, इंडेक, लैटिन में भारत, चीनी में देखिए युंदू, अरबी और फारसी में हिंदुस्तान, अंग्रेजी में इंडिया और फ्रेंच में इंडे। तो आप इस तरह से एक के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में देखिए लिखा है प्राचीन चीन वासियों का भारत के प्रति सम्मान था, इसके लिए क्या तर्क बताया गया है? उत्तर में करना है सिंधु से चीनी शब्द तियंजू लिया गया जिससे स्वर्गतुल्य स्वामी के रूप में समझाया जा सकता है। यह भारत के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। चीनियों ने भारत को बुद्ध की भूमि के रूप में सम्मानित किया जो उनके लिए ज्ञान और धर्म का स्रोत था। आप इस तरह करिएगा 2 के उत्तर में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में संविधान से क्या आशय है? संविधान किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानून को बताने वाला प्रलेख है जिसके आधार पर देश का संचालन किया जाता है। आप इस तरह 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में यूनानी भाषा में हा अक्षर के ना होने से हिंदू शब्द के नामकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में कहना है यूनानी भाषा में हा अक्षर नहीं होता है, इसीलिए अब यूनानी लोग सिंधु शब्द बोलते हैं। वह हा के बजाय ई का प्रयोग करके इंडो या इंडेक कहने लगे। इसी बदलाव से आगे चलकर हिंदू और इंडिया जैसे शब्दों का नामकरण हुआ। 5वें में निवासी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो आपको उत्तर में करना है निवासी शब्द का प्रयोग किसी विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में प्राचीन समय में विदेशियों का भारत आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो आपको 6वें के उत्तर में करना है। तो देखिए आपको 6वें के उत्तर में करना है आपको प्राचीन समय में विदेशी लोग भारत में व्यापार, यात्रा, शिक्षा, धर्म और आक्रमण जैसे कारणों से आते थे। आप इस तरह 6वें में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में विदेशियों द्वारा भारत को अनेक नाम दिए हैं। इन नामों का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है? आपको उत्तर में करना है भारत को दिए गए विदेशी नाम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, यांत्रियों, पुस्तकों, नक्शों और विदेशी लेखों में मिलता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 8वां भारत को संघ क्यों कहा गया है? उत्तर में करना है भारत कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है जो मिलकर एक देश बनाते हैं, इसी कारण भारत को संघ कहा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं आपके
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। तो आपको 9वीं के उत्तर में करना है, नहीं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से अधिक था, क्योंकि तब भारत में आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद विभाजन के कारण भारत का क्षेत्रफल कम हो गया। इसके बाद 10वें में है, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु नदी की 3 सहायक नदियां हैं, झेलम, चुनाव, रावी। तो आप इस तरह से 10वीं के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए, दीर्घ उत्तरी के आपके पहले क्वेश्चन के उत्तर में करना है आपको, संदर्भ पाठ के आधार पर उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल के साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं और केप कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। आप इस तरह से पहले के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में आपको करना है, प्राचीन भारत को जम्बूद्वीप कहने के लिए पीछे का मुख्य कारण जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है। इस समय के जम्बूद्वीप में वर्तमान के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इत्यादि देश सम्मिलित थे। आप इस तरह दूसरे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है, सप्त सिंधु की 7 नदियों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे सप्त सिंधु की 7 नदियों के नाम लिखनी है। तो पहला है सिंधु नदी, सरस्वती, झेलम, चिनाब नदी, रवि, सतलुज, व्यास। तो आप इस तरह से नदियों के नाम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जुआनजैंग की भारत भ्रमण की उपलब्धियां लिखिए। तो आपको जो है देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में आपको इस तरह से देख के आपको लिख लेना है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो जो है रोक के आप लिख लीजिएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं परिभाषित नहीं थी, यह वर्तमान भारत से किस प्रकार अलग था। तो आपको जो है इसका उत्तर भी आपको वीडियो रोक के आपको अच्छे से कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, ऐसा क्यों है कि भारत के अधिकांश नाम सिंधु नदी के नाम के आधार पर रखे गए हैं, जबकि उस समय भी गंगा भारत की एक बड़ी नदी थी। तो आपको जो है इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। तो आप वीडियो रोक के जो है आप इसका आंसर अच्छे से कर लीजिएगा। अध्याय 6 में दिया है आपका भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, स्टेटाइट का उपयोग होता था। आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मोहर बनाने में। दूसरे क्वेश्चन में है, टेराकोटा तकनीक का संबंध है। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पक्की मिट्टी से। आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है, सिंधु नदी का उद्गम इस पर्वत से होता है। तो आपको लिखना है हिंदू कुश। इसके बाद चौथे में है, विलुप्त सरस्वती नदी को वर्तमान में भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको उत्तर में करना है, देखिए चौथे का उत्तर होगा बी नंबर। तो आपको बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो आपको बी नंबर उत्तर करना है 1924 में। इसके बाद छठवें में, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः इस नदी के किनारे विकसित है। आपको करना है सिंधु नदी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वें में है, निम्न में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो आपको उत्तर में करना है महरौली। इसके बाद 8वें में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां में है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ हुआ। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 6000 वर्ष पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है, इसमें से कौन सी वस्तु धौलावीरा से प्राप्त हुई है। तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर, स्वर्ण दर्पण। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको भरना है गांव, और बी नंबर में भरना है आपको तांबा, और सी में भरना है आपको राजस्थान, डी में भरना है आपको दलहन, और ई में भरना है आपको 73, एफ में भरना है आपको ईंट, और जी नंबर में भरना है आपको किलेबंदी,
और एच में भरना है आपको अभिजात वर्ग, और आई में भरना है आपको मोहनजोदड़ो, और जे में भरना है आपको हड़प्पा। तो आप इस तरह से रिक्ति स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है आपका, भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे, वह कौन सी नगर व्यवस्था थी जिसमें 3 भाग थे। तो देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं आपके, तो आपको लिखना है उत्तर में किला, मध्य भाग निकला नगर। आप इस तरह पहले के उत्तर में करिएगा। दूसरे में भारत का पहला नगरीकरण किसे कहा जाता है। तो आपको उत्तर में करना है भारत का पहला नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घाटी शब्द का प्रयोग अब क्यों नहीं किया जाता है। आपको उत्तर में करना है 1920-21 में जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, तब सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले, तब इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। परंतु जैसे जैसे खोज होती गई, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तृत होता गया, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता ना कहकर सिंधु सभ्यता कहा गया। आप इस तरह से 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में करना है, इस सभ्यता में अधिकांश घर एक जैसे होते थे। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता में गरीब और धनवानों के बीच भेदभाव नहीं होता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वां के उत्तर में आपको करना है, प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलाने की तकनीकों को धातु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आप इस तरह 5 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में आपको करना है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण वर्तमान के इराक और सीरिया देश में मिलते हैं। 7वें के उत्तर में करना है, कृषि, व्यापार और अन्य विनियमों के कारण धीरे धीरे महानगरों में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में करना है, मोहनजोदड़ो के महान, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को जलरोधी बनाने के लिए ईंटों को आपस में जोड़कर बिटुमिन का प्रयोग किया गया था। आप इस तरह 8 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9वां के उत्तर में करना है, विशाल प्रकृति या प्रथम स्थान जहाँ जल का भंडारण किया जाता है जलाशय कहलाता है। 10वें के उत्तर में करना है, हड़प्पा वासियों के सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती से बनाए गए थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। देखिए लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर में करना है आपको, यमुना को गंगा की सहायक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है, कालीबंगा, राखीगढ़ और बनवाली। इसके बाद तीसरे के उत्तर में आपको करना है, हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका। तो 4 के उत्तर में आपको करना है, स्नानागार केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार था, इस कारण मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से नहीं होता था। आप इस तरह से 4 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां के उत्तर में करना है, हरियाणा में बनावाली से प्राप्त मिट्टी से निर्मित उत्तर हल को प्रमाण मानकर इतिहासकार यह कहते हैं कि हड़प्पा वासी हल का प्रयोग करते थे। इसके बाद देखिए 6वें क्वेश्चन में आपको उत्तर में करना है, हड़प्पा वासियों के घरों में गेहूं, जौ की रोटियां, दाल, चावल, फल, सब्जियां, दूध, मछली और मांस के व्यंजन बनते होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7वां। आपको 7 के उत्तर में करना है, लोथल में पाए जाने वाली विशाल बंदरगाह का उपयोग माल के आयात निर्यात के लिए किया जाता होगा। इसके बाद 8वें के उत्तर में करना है, हड़प्पा वासी मांसाहार भी करते थे, इसका मुख्य आधार खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियां और मत्स्य जीवाश्म हैं। इस तरह 8 के उत्तर में करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए 9वें के उत्तर में आपको करना है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे, यह एक शांतिपूर्वक सभ्यता थी। यह तथ्य सिद्ध करता है कि यह इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकता है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 के उत्तर में करना है आपको, हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले 3 खेलों के नाम हैं। पहला है पासा, दूसरा शतरंज जैसे बोर्ड और खिलौने से खेल।
इसके बाद 11 के उत्तर में आपको करना है हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहरों का उपयोग व्यापार संबंधी गतिविधियों के लिए होता था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए दीर्घ उत्तरी का आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है शासन और प्रशासन का कोई रूप जटिल समाज और उसके अनेक क्रियाकलापों के प्रबंध हेतु। और दूसरा पॉइंट में है कृषि उत्पादकता जिसके द्वारा गांव और नगरों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तीसरे में है नगरीकरण, नगर योजना, नगरों का विकास अगर उनका प्रबंधन जिसमें जल प्रबंधन और जल निकास व्यवस्था शामिल है। चौथे में व्यापार, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक और बाहरी व्यापार की सुविधा। आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार से समझाइए। तो आपको दूसरे के उत्तर में करना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण निम्न प्रकार हैं। तो देखिए पहला है 2200 ईसा पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाली जलवायु संबंधी परिवर्तन। दूसरे में सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूखना, वर्षा की कमी, शुष्कता की स्थिति से कृषि कार्य में कठिनाई, खाद्य आपूर्ति की कमी इत्यादि। तो आप इस तरह से दूसरे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका हड़प्पा वासियों की जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाइए। तो प्यारे बच्चों आप जो है वीडियो रोक के आप इनका जो है आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में हड़प्पा वासियों का खान पान क्या था, पुरातात्विक यह कैसे पता लगा पाए कि वह क्या क्या खाते थे। तो आपको चौथे के उत्तर में आपको इस तरह से देख के आपको कर लेना है। तो आप वीडियो रोक के कर लीजिएगा। देखिए ये है आपका चौथा का उत्तर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में हड़प्पा सभ्यता में किन किन धातुओं का उपयोग किया जाता होगा और उनका उस समय क्या उपयोग किया जाता था। इस अध्याय के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में आपको करना है। तो आप वीडियो रोक के आप कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से जो है क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप इस तरह से कर लीजिएगा। देखिए पहले पॉइंट में है तांबा, यह सबसे अधिक उपयोग आने वाली धातु थी। इससे औजार, हथियार, भाले, कुल्हाड़ी, बर्तन और गहने बनाई जाती थी। दूसरे में है कांस्य, तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था। इससे मूर्तियाँ, औजार और कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती थी। तीसरे में है टीन, टीन को कांसे के निर्माण में मिलाया जाता था। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे विषय का हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। अध्याय 7 देखेंगे। अध्याय 7 में दिया है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन में है वैदिक रचनाओं की रचना की प्रारंभिक भाषा इसमें से थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा पहले का सी नंबर संस्कृत। दूसरे में विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर वेद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है व्यक्ति की चेतना में ब्रह्मा का आत्मबोध जगाने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की गई, वह दर्शन कहलाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर योग। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर नेपाल में। 5वें में है ऐसा शांतिचित व्यक्ति जो चेतना का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन का पालन करता है कहलाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर सन्यासी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है बौद्ध मत में अविद्या और मोह के कारण इनमें से उत्पन्न होता है। आपका उत्तर हो जाएगा मानवीय सुख। तो आप इस तरह सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है इनमें से किस प्रदेश की अनेक जनजातियां डोनी पोलो की पूजा करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 8 में है पूर्व भारत में दैविक शक्तियों के साथ सिंह बोंगा की पूजा करने वाली जनजातियां हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर मुंडा और संथाल। 9वें में है कठोपनिषद में मृत्यु का देवता माना गया है, तो यम को। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है इस अध्याय में जैन कथानुसार जौ रोहिणियों को पहचान लिया गया
तब उसमें स्वयं को किस रूप में बताया गया। तो आपका जो है 10वीं का आपका उत्तर होगा बी नंबर, साधारण कृषक। तो आप इस तरह से 10वीं के उत्तर में करेंगे। इसके बाद आपके नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए, ए नंबर में आपको भरना है मोह कहलाती है, बी नंबर में भरना है आपको सप्त सिंधु, सी में भरना है आपको यूनेस्को, और डी में भरना है आपको ज्ञान, और ई में भरना है आपको वैदिक, एफ में भरना है आपको अपरिग्रह। इसके बाद जी में भरना है आपको गार्गी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एच में भरना है आपको अनुष्ठान, आई में भरना है आपको महाराष्ट्र, और जे में भरना है आपको जनजाति। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले में यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। आपको यूनेस्को का पूरा नाम लिखना है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में देखिए, आपको इस तरह से लिखना है। दूसरा का उत्तर होगा यह मत चारवाक दर्शन का है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के उत्तर में देखिए, आपको लिखना है अनेकांतवाद एक महत्वपूर्ण जैन दर्शन है जिसका अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण की पूर्ण सत्य नहीं होता, सत्य को अनेक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चौथे में है वर्तमान महावीर का जन्म स्थान वैशाली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। आपको उत्तर में करना है वर्तमान महावीर का जन्म स्थान वैशाली वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा के उत्तर में करना है आपको वर्तमान महावीर के उपदेशों से प्रभावित होकर। इसके बाद है छठवें क्वेश्चन में देखिए, जातक कथा दर्शाने वाली पत्थर की मूर्ति का चित्र कहाँ देखने को मिलता है। आपको उत्तर में करना है जातक कथा दर्शाने वाली पत्थर की मूर्ति का चित्र भरहुत मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है वेदांत दर्शन में किन विचारों का संकलन है। आपको उत्तर में करना है वेदांत दर्शन में मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड को एक देवी तत्व माना गया है जिसे ब्रह्मा भी कहा जाता है। आप इस तरह 7वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना है वैश्विक दर्शन से क्या आशय है, लिखिए। आपको उत्तर में करना है वैश्विक दर्शन से आशय विश्व के संदर्भ में एक निश्चित रुचि या समझ से है जिसके अनुसार परम सत्य एक ही है किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। आप इस तरह से 8वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में है वैदिक ऋचाओं की रचनाओं को किस रूप में संबोधित किया गया था। आपको उत्तर में करना है वैदिक ऋचाओं की रचनाओं को ऋषियों, कवि और ऋषिकाओं, कवित्रियों द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक देवताओं और देवियों इंद्र, अग्नि, वरुण आदि को काव्यात्मक रूप से संबोधित किया गया है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में करना है इस कहानी में उदालक कृषि का प्रमुख उपदेश यह था कि संसार की प्रत्येक वस्तु एक ही मूल तत्व ब्रह्मा से बनी है और आत्मा का ज्ञान भी सच्चा ज्ञान है। तो आप इस तरह के आंसर करेंगे 10 में। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए, लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन के आंसर में आपको करना है इस कहानी में यमराज ने उन्हें बताया कि आत्मा अविनाशी है, वह ना जन्म लेती है न मरती है, आत्मा केवल शरीर से अलग है और सच्चा ज्ञान आत्मा को जानने से मिलता है। इसमें नचिकेता को गहन आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप इस तरह एक के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है इस कहानी में उदालक ऋषि में श्वेत केतु की परीक्षा इसलिए ली ताकि वह आत्मज्ञान और ब्रह्मा के सत्य को समझ सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में करना है वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नई पुजारी इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में आपको इस तरह से आपको आंसर कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो रोक के जो है आप आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5 के उत्तर में आपको करना है पहला है वेदांत, दूसरा है सांख्य दर्शन, तीसरे में है योग दर्शन, चौथा बौद्ध दर्शन, पाँचवें में है जैन दर्शन और छठवें में है उपनिषदों का ज्ञान। आप इस तरह 5 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 6वां क्वेश्चन। तो आपको 6 के उत्तर में देखिए आपको इस तरह से करना है
वेद शब्द विद से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान, अतः वेद ज्ञान है, वेद विद्या है। और वेद के प्रकार देखिए, वेद के पहला प्रकार है परम सत्य अर्थात ईश्वर एक ही है किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। दूसरा है मानव जीवन प्राकृतिक और ब्रह्मांड एक देवी तत्व है जिसे ब्रह्मा या तत्व कहा जाता है। तीसरे में संसार में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर है। आप इस तरह छठे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है आरोग्यकर्ता से क्या आशा है, लिखिए। आपको उत्तर में करना है आरोग्यकर्ता से आशा है कि राहत देने या रोग को ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति। आप इस तरह 7 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है भारत में सांस्कृतिक जड़ें जैसे अध्याय में मत शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ हम अलग अलग धार्मिक संप्रदायों की बात कर रहे हैं, न कि जीवन के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की। आप इस तरह 8वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वें के उत्तर में करना है आपको पाठ में दी गई जैन कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को सुधार का दूसरा अवसर मिलना चाहिए। यह कथा पछतावा, आत्मज्ञान और बदलते जीवन की शक्ति को दर्शाती है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत शिखर को पलीर इसलिए माना गया है क्योंकि यह स्थान आदिवासी परंपराओं, धार्मिक विश्वासों और प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ा है। नीलगिरी क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी जातियां इन पर्वतों को देवताओं का निवास स्थान मानती है और इन्हें आध्यात्मिक महत्व का केंद्र समझती है। आप इस तरह 10 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए दीर्घोत्तरी का पहला क्वेश्चन है हम अपने नकारात्मक विचारों को किस प्रकार सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले का आपका आंसर है आत्म जागरूकता। सबसे पहले यह समझें कि नकारात्मक विचार कब और क्यों आ रहे हैं। दूसरा है विचारों को चुनौती देना, नकारात्मक सोच पर सवाल करें और उसका तर्कपूर्ण विश्लेषण करें। तीसरे में कृतज्ञता का अभ्यास, रोज़ उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। तो आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट है नकारात्मक भाषा का प्रयोग, अपनी बातों और सोच में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है बौद्ध मत और जैन मत में किन महत्वपूर्ण मूल्यों को लेकर समानताएं हैं, लिखिए। तो देखिए पहला है अहिंसा, दोनों मत जीवन के हर रूप में प्रतिहिंसा से बचने पर बल देते हैं। दूसरे में सत्य, दोनों मतों के अनुसार सत्य बोलना और सत्य की मार्ग पर चलना आवश्यक माना गया है। आप इस तरह दूसरे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 के उत्तर में आपको कहना है लोक जनजाति संस्कृति और हिंदू विचारधाराओं के बीच गहरा संबंध है। यह संबंध निम्नलिखित है। पहला है प्रकृति पूजा, दूसरा है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, तीसरा है त्यौहार और अनुष्ठान, चौथे में है सामूहिकता और सामाजिक एकता, और पांचवें में है पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। इन सभी समानताओं के कारण तीनों परंपराएं प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में एक दूसरे से प्रभावित हुई। तो आप इस तरह से आंसर करेंगे 3 का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सिद्धार्थ गौतम ने नगर भ्रमण के समय क्या देखा कि उन्होंने ज्ञान की खोज करने का निर्णय लिया। तो देखिए सिद्धार्थ गौतम ने नगर भ्रमण के समय 4 दृश्यों को देखा। पहला है एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्हें बुढ़ापे का सत्य पता चला। दूसरा है एक रोगी व्यक्ति जिसे जीवन में रोगों का पीड़ा अनुभव हुआ। तीसरा है एक मृत व्यक्ति जिसे मृत्यु की अनिवार्यता का ज्ञान हुआ। चौथे में है सन्यासी व्यक्ति जिसे सब कुछ त्याग कर शांति से जीवन जीते देखा। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने जाना कि जीवन दुखों से भरा है और उन्होंने इन दुखों से मुक्त पाने के लिए ज्ञान की खोज का निश्चय किया। आप इस तरह से चौथे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें में है क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में करना है भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय तथा उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही है। जनजातियां धर्मों पर हुई हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार
किया गया है, किंतु यह भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विश्वास क्रम में हिंदू दर्शन जनजाति आस्थाओं से प्रभावित हुआ। आप इस तरह 5वें के उत्तर में करेंगे। अध्याय 8 में दिया है विविधता में एकता या एक में अनेक। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर 18%। दूसरे में भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्य के नाम हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर महाभारत और रामायण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है भारत के पारंपरिक परिधानों में बनारसी काजीवरम पैठनी पाटन पटोला इत्यादि प्रकार हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर साड़ियों के। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है प्राचीन महाकाव्य में पांडवों का संबंध है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर महाभारत से। क्वेश्चन नंबर 5 में है मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न भागों में सूचक है, तो 5वें का आपका राइट आंसर होगा ए नंबर फसल की कटाई का, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों से अनाजों के उदाहरण दर्शाए गए हैं जिसमें बासमती चावल सर्वाधिक होता है। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर उत्तर प्रदेश में। सातवें में है विभिन्न भाषा धर्म परिधान भोजन तथा परंपराओं वाले लोग मिलकर रहते हैं तब इसे कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सातवीं का बी नंबर अनेकता में एकता की भावना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8वें में है नीलगिरी के वनों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर सुरक्षित रखा गया है। आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है भारतीय पूर्व में पोंगल पेड्डा पुंडगा पौष संक्रांति लोहड़ी खिचड़ी पर्व आदि नामों को प्रदर्शित करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9वें का डी नंबर मकर संक्रांति। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए 10 में है पंचतंत्र कहानियों में मुख्य पात्रों के नाम में लिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा ए नंबर पशुओं को। तो आप इस तरह से विकल्प वाले क्वेश्चनों को आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए पहले नंबर में आपको भरना है उकेरी गई आकृति। इसके बाद बी नंबर में भरना है आपको सांस्कृतिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर में भरना है आपको महाकाव्य, और डी नंबर में भरना है आपको टीम वर्क, और ई नंबर में भरना है आपको प्रवासी, और एफ नंबर में भरना है आपको रावण, और जी में भरना है आपको साड़ी, और एच में भरना है आपको 2200। इसके बाद देखिए आई में भरना है आपको एकता, और जे नंबर में भरना है आपको पर्यटकों। तो आप इस तरह से रिक्त स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है अति लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से किसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। आपको उत्तर में करना है इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छींट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए दूसरे के उत्तर में आपको करना है ऐसा इसीलिए क्योंकि भारतीय लोग विविधता को अपनी एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। आप इस तरह दूसरे के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में आपको करना है वैशाली नामक स्थान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथे के उत्तर में आपको करना है हल्दी जीरा अदरक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आता है, तो आपको 5वें के उत्तर में लिखना है आपको भारत बहुत लंबे समय तक महीन सूत तथा कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात यूरोप जैसे सुदूर स्थानों का करता रहा। आप इस तरह का लीजिएगा 5वें के उत्तर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में आपको लिखना है दीपावली मेरा प्रिय त्यौहार है क्योंकि इस दिन घर सजाए जाते हैं, दीप जलते हैं और लक्ष्मी माता की पूजा होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसीलिए यह मुझे पसंद है। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में आपको करना है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना के अंतर्गत 25 लिपियों का उपयोग करने वाले 325 भाषाओं की गणना की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वें के उत्तर में करना है आपको महाभारत में कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी था। आप इस तरह 8वें के उत्तर में करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। तो देखिए 9वें के उत्तर में आपको करना है, लौकी में लिखना है इसमें से हम निम्न प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं: सब्जी सूजी, सब्जी हलवा, जूस, कोफ्ते, पकौड़े, बर्फ़ी, पराठे, रायता, खीर आदि। तो आप इस तरह करिएगा। इसके बाद 10वां आता है। तो 10वें के उत्तर में आपको लिखना है, इस बात का प्रमाण हमें मूर्तियाँ, चित्रों और प्राचीन ग्रंथों से मिलता है जो साड़ी जैसे वस्त्रों का वर्णन और चित्रण करते हैं। आप इस तरह 10वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए लघुत्तरी वाले क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आपको उत्तर में करना है, भारत में जीवन के अनेक आयाम जैसे भोजन, वस्त्र एवं परिधान, त्योहारों की विविधता, महाकाव्य, संगीत आदि विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में आपको करना है बाजरा, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, चावल आदि। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, अपनी कक्षा के किन्हीं 5 सहपाठियों के जन्म स्थान की सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5वें के उत्तर में आप अपने 5 दोस्तों के नाम लिख लेना है आपको और उनके जन्म स्थान। तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथे के उत्तर में करना है आपको, ब्रिटिश इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें के उत्तर में आपको करना है, भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने वस्त्रों और पहनावे की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। साड़ी एक ऐसी ही विशेष परिधान है जो विविधता और एकता दोनों को दर्शाती है। साड़ी को पहनने के अनेक तरीके हैं। साड़ी पहनने का तरीका ही क्षेत्र की पहचान बता देता है। आप इस तरह 5वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में करना है आपको, डिजाइनर कपड़ों की बुनाई एवं डिजाइन को विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। अतः रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती हैं। तो आप इस तरह से 6वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो आपको 7 के उत्तर में लिखना है। देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में करना है, पंचतंत्र कथाओं का इतिहास भारत के अलावा भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देशों तथा यूरोप में भी पढ़ा जाता है। आप इस तरह 7वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8वें के उत्तर में आपको करना है, प्राचीन भारत का पंचतंत्र एक ऐसा संग्रह था जिसमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती थी। यह संग्रह संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन समय के साथ पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं कि एक कहानियों का संग्रह अनेक में परिवर्तित हो गया। आप इस तरह 8वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए 9वें के उत्तर में करना है आपको, हमारे विचार से संस्कृत के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं, जिसमें नायक धर्म की पुनः स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। इन कथाओं में कई छोटी कथाएं, उपकथाएं भी हैं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। आप इस तरह 9वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 के उत्तर में करना है आपको, विगत शताब्दियों में भारत आने वाली विदेश यात्री साड़ी की सादगी, सुलभता और पहनने की विविध तरीकों को देखकर अभिभूत हुए। आप इस तरह से 10वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए दीर्घोत्तरी का आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना है, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का तात्पर्य देश के भीतर संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और जातियों समूहों की एक विशाल श्रृंखला के सह अस्तित्व से है, जिसमें एकीकृत राष्ट्र का निर्माण हुआ है। भारत की विविध संस्कृतियों ने मिलकर भारत की संस्कृति को समृद्धशाली बनाया एवं एकीकृत राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई है। आप इस तरह 1 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में आपको लिखना है, एक राजा को उत्तराधिकारी चुनना था। उसने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अच्छे गुणों वाला होगा वही राजा बनेगा। कई लोग आए, लेकिन एक साधारण किसान का बेटा जो ईमानदार, बुद्धिमान और दयालु था सभी परीक्षाओं में सफल रहा। राजा ने कहा, राजा बनने के लिए राजसी वस्त्र नहीं, राजसी गुण होने चाहिए। उसे ही उत्तराधिकारी बनाया गया। तो आप इस तरह 2 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप जो है इसका आंसर खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको 4 के उत्तर में करना है। जब पांडवों को वनवास हुआ था तब वे अपने वनवास के समय काम्पक वन, ऋषिकेश, एकचत्र, पश्चिम बंगाल, विराटनगर, तमिलनाडु आदि स्थानों पर घूमे। इस बात का यह प्रमाण है कि इन स्थानों पर आज भी पांडवों से जुड़े मंदिर, गुफाएं और उनसे संबंधित कहानियां सुनाई जाती हैं। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वें में भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों के अनाजों और दालों को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इस तरह से भारत का मानचित्र दिया हुआ है, तो इसमें आपको अनाजों और दालों को जो है इस मानचित्र में आपको लिखना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए तो इस तरह से इस मानचित्र में जो है दालों और अनाजों के नाम दिए हुए हैं, तो आप इस तरह से देख के कर लीजिएगा। तो आप इस तरह से देख के कर लीजिएगा। 5वें का उत्तर देखिए यहाँ पे लिखा है बाजरा, मक्का, चावल, मसूर दाल, और यहाँ पे बासमती टाइप का, यहाँ पे बासमती मूंग दाल, यहाँ पे चना दाल, अरहर दाल, ज्वार। तो इस तरह से यहाँ पे दालों के नाम दिए हुए हैं, तो आप जो है देख के कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप जो है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर अच्छे से देख के आपको कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अध्याय 9 में दिया है परिवार और समुदाय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है इनमें से परिवार में शामिल नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर शिक्षक और शिक्षिका। इसके बाद दूसरे में है संयुक्त परिवार की अवधारणा अधिक दिखाई देती है, आपका उत्तर हो जाएगा गाँवों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में है सहयोग का अर्थ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर एक साथ काम करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में लिखा है आपके परिवार में सबसे अधिक आयु है, तो दादा की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आवासीय कल्याण समितियां कूड़े के निपटान के लिए निर्भर होती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर नगर निगम के कामगारों पर। 6वें में है वह संगठन जहां पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर हस्तशिल्प सहकारी संगठन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वें में है पारंपरिक भारतीय परिधान बनाने में इस रेशे का उपयोग नहीं होता था, आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कृत्रिम रेशम। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन वास्तविक जीवन की अधिकतर कहानियों में परिवेश से संबंधित दृष्टांत दिए जाते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ग्रामीण परिवेश के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में है हमला परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है। हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है, इसका अक्षरशः पालन किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर भील समुदाय ने। इसके बाद 10वें में समाज की मूलभूत और प्राचीन इकाई है, तो आपका 10वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए तो 10वें का उत्तर हो गया आपका सी नंबर परिवार। तो आप इस तरह से विकल्पों के जो है आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में पहले में आपको भरना है आवास, और दूसरे में भरना है आपको ज़रूरतों, और सी नंबर में भरना है आपको पीढ़ियाँ, और डी नंबर में भागीदारी, और ई नंबर में आपको लिखना है कर्तव्य, एफ में समुदाय, और देखिए जी में भरना है आपको पद्मश्री, और एच में भरना है आपको अंग्रेजी। तो आप इस तरह से खाली स्थान भरिएगा। इसके बाद देखिए आई नंबर में है, तो इसमें भरिएगा परिवार, और जे में भरना है आपको लचीली। तो आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो इस चित्र को देख के जो है आपको इसका आंसर करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है दर्शाया गया परिवार किस प्रकार का है, तो आपको उत्तर में करना है परिवार में दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन तथा चचेरे भाई और बहन दिखाई दे रहे हैं, अतः यह एक संयुक्त परिवार है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहले के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है चित्र में कौन से वृक्ष दिख रहे हैं, तो आपको उत्तर में करना है चित्र में नारियल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरह से दूसरे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर में कहना है परिवार में सदस्यों की संख्या 8 है, तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथे में है परिवार में महिला और पुरुषों की वेशभूषा क्या है, आपको उत्तर में कहना है परिवार में महिलाओं ने साड़ी पहनी है और पुरुषों ने कमीज और धोती पहनी है। 5वें में है बुजुर्ग महिला कौन है और वह क्या कर रही है, तो आपको उत्तर में करना है बुजुर्ग महिला दादी है और वह स्वेटर बुन रही है। तो आप इस तरह से 5वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है परिवार में सदस्यों के बीच संबंध किन मूल्यों पर आधारित होते हैं, तो आपको उत्तर में करना है परिवार में सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और अंतःनिर्भरता पर आधारित होते हैं। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7वें में आपके क्षेत्र में किस त्यौहार पर मेले का आयोजन होता है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है आप अपने से कर लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है, आप उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन में है समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है, आपको उत्तर में करना है समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम, कानून, सहयोग, अच्छा नेतृत्व और सभी नागरिकों को कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है। आप इस तरह 8वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां के उत्तर में आपको करना है तेनजिंग की दादी रोचक कहानियाँ सुनाती है जिसमें हंसी मजाक व समझदारी की बातें होती हैं। इसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन के उत्तर में करना है तेनजिंग की माँ ने इसलिए कहा क्योंकि बचत में हम अपने भविष्य की ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं। आप इस तरह 10 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के उत्तर में करना है खेती में कई कार्य शामिल होते हैं जैसे भूमि, देखिए आपको जो है प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर में करना है खेती में कई कार्य शामिल होते हैं जैसे भूमि जोतना, तो ये यहाँ पे आप जो कर लीजिएगा ऐसे भूमि जोतना, बीज बोना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना, कटाई करना और अनाज का भंडारण या बिक्री करना। आप इस तरह 1 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर में आपको करना है नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां सफाई सुरक्षा, पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा प्रबंधन, पार्कों की देखभाल आदि कार्य करती है। तो आप इस तरह से 2 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर में करना है सामान्य संवत 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ से लोगों का आवागमन बाधित होना, दुकानों और सेवाएं बंद होना, संपत्ति का नुकसान, बिजली, पानी और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई होंगी। तो आप इस तरह से 3 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको 4 के उत्तर में करना है आधुनिक जीवन शैली में दंपति स्वतंत्रता, सुख सुविधा और निजी निर्णयों को अधिक महत्व देते हैं। इन कारणों से वह एकल परिवार को अपनाते हैं। आप इस तरह 4 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वें के उत्तर में करना है तेनजिंग के जीवन में दादाजी एक मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में करना है हम अपने विद्यालय में खेल समुदाय, विज्ञान समूह, नाटक समूह आदि का हिस्सा हैं। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है पाठ के आधार पर कोई एक उदाहरण दीजिए कि जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आएँ। तो प्यारे बच्चों आपको जो है प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर में आपको इस तरह से देख के आपको कर लेना है, तो आप इसका उत्तर जो है वीडियो रोक के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है शालिनी को अपने पसंद के रेशमी वस्त्र चाहिए थे किंतु संयुक्त परिवार में रहने के कारण उसे सादे सूती वस्त्र खरीदना पड़ा, फिर भी वह खुश थी क्यों लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है, तो आप ये वीडियो रोक के जो है आप इनका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, तो आपको 9 के उत्तर में करना है परिवार और समुदाय के सहयोग और घर के कार्यों में सहभागिता से बच्चे अधिक से अधिक दायित्वों का निर्वहन करना सीखते हैं। आप इस तरह 9 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद आता है आपका 10वां। 10 के उत्तर में देखिए आपको करना है दोनों का परिवार एक संयुक्त परिवार है और दोनों परिवार बच्चों की देखभाल करते हैं। तीसरे पॉइंट में दोनों में सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। चौथे में बुजुर्ग की सलाह और अनुभव का सम्मान किया जाता है।
इसके बाद 5वीं में है परिवार में एक दूसरे की मदद की भावना है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए दीर्घ उत्तरी में पहला क्वेश्चन है आपका। तो पहले के उत्तर में आपको करना है परिवार के बाहर ऐसे कई लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यों के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं। जैसे पहला है शिक्षक पढ़ाई में, और डॉक्टर चिकित्सा में, और सफाई कर्मचारी शिविर एवं सड़क सफाई में, और चौथे में दुकानदार दैनिक ज़रूरत के सामान में, और 5वें में बस ऑटो और टैक्सी वाले आने जाने आदि में। तो आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहां आपने देखा और अनुभव किया है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है। इसके बारे में लिखिए और चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपको यहाँ से देख के इस तरह से आपको लिख लेना है। तो आप वीडियो रोक के जो है लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आप अपने परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर वंशावली का चित्र बनाइए। तो आप जो है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है संयुक्त परिवार के लाभ और हानियों का उल्लेख करते हुए कोई एक कहानी लिखिए। तो आप जो है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर इस तरह से देख के आपको कर लेना है। तो आप वीडियो रोक के कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको उत्तर में करना है तेंजिंग की दादा परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दादी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, बच्चों को रोचक कहानियाँ सुनाती है जिसमें हंसी मजाक व समझदारी की बातें होती हैं। दादाजी पढ़ाई में सहायता करते हैं, बच्चों को स्कूल बस स्टॉप तक ले जाते हैं और कॉलोनी के सामाजिक कार्यों में भी सम्मिलित होते हैं। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। अध्याय 10 में दिया है आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है निम्न में से सरकार का अंग नहीं है। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर प्रेस। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए किसी भी देश के व्यवस्थित संचालन के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है जिनका निर्माण किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा बी नंबर विधायिका। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कार्यपालिका के संबंध में सही कथन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यह कानूनों को लागू करती है। चौथे में है अलग अलग देशों में सरकार विभिन्न स्तर पर कार्य करती है, भारत में सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है न्यायपालिका के कार्यों के संबंध में सही कथन नहीं है। तो आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, नए कानूनों का निर्माण और पुराने कानून में संशोधन करती है। आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका के इस सदस्य जो जनता द्वारा संचालित होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर विधायक। 7वें में है राज्य स्तर की कार्यपालिका के संबंध में सही समूह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण। इसके बाद है 8वें में है राष्ट्रीय स्तर की विधायिका के सदन हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, राज्यसभा, लोकसभा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है समाज में नियमों का पालन करना अनिवार्य है, यदि नागरिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा 9 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य है। तो आपको राइट आंसर लगा लेना है सी नंबर, शासन के दूसरे अंगों के कार्य की निगरानी करना। तो आपका इस तरह से आंसर कर लेना है सही विकल्प वाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्टार्ट हो जाते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं आपके। देखिए पहले में भरना है आपको शासन कहलाता है, और बी नंबर में भरना है आपको सरकार कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका देखिए 3 नंबर, सी नंबर में भरना है आपको कार्यपालिका। इसके बाद आता है आपका डी नंबर में भरना है आपको यतो धर्मस्थो। इसके बाद है ई नंबर में भरना है आपको राष्ट्रपति, और एफ नंबर में भरना है आपको मुख्यमंत्री।
जी नंबर में भरना है आपको राज्यपाल, एच नंबर में भरना है आपको स्थानीय और आई में भरना है आपको कानून। इसके बाद जे नंबर में भरना है आपको साइबर। तो आप इस तरह से रिक्त स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है, किसी नागरिक के द्वारा कानून भंग किया गया है या नहीं, यह निर्णय सरकार के किस अंग द्वारा किया जाता है। आपको उत्तर में करना है, यह निर्णय सरकार के प्रमुख अंग न्यायपालिका द्वारा लिया जाता है। आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, किसी दूसरे के देश के साथ संबंधों का निर्धारण सरकार की किस स्तर से होता है। आपको उत्तर में करना है, किसी दूसरे देश के साथ संबंधों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के स्तर पर होता है। 3 में है, भारत में तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। आपको उत्तर में करना है, सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद देखिए चौथे क्वेश्चन में है, भारत में सरकार का वह प्रारंभिक स्तर जो स्थानीय समस्या समाधान के लिए कार्य करता है क्या कहलाता है। तो आपको उत्तर में करना है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में आपको करना है, राज्य स्तर की व्यवस्थापिका के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। इसके बाद देखिए छठवें के उत्तर में आपको करना है, जनता द्वारा राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थापालिका के लिए चुने गए प्रतिनिधित्व को संसद कहा जाता है। तो आप इस तरह से छठवीं के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7वें के उत्तर में करना है आपको, राज्य स्तर पर लिखना है, जनता विधायक चुनती है तो राज्य की विधानसभा में काम करती है। इसके बाद दूसरे में है, राष्ट्रीय स्तर में लिखना है, जनता सांसद चुनती है तो संसद में काम करते हैं। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में करना है, कानून को लागू करना सरकार के कार्यपालिका अंग का कार्य होता है। तो आप इस तरह से 8वीं के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। उत्तर में करना है, संघ स्तर पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। आप इस तरह 9 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको करना है, राज्य स्तर की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। आप इस तरह 10 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका लघुत्तरी वाला क्वेश्चन। तो लघुत्तरी वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पहले में देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से भी क्यों जाने जाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आप इस तरह 1 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के उत्तर में आपको करना है, सरकार के अंगों में शक्तियों का पृथक्करण इसलिए आवश्यक है ताकि सरकार का कोई अंग अधिक शक्तिशाली ना हो और सभी अंग एक दूसरे के कार्यों की निगरानी कर सके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है। तीसरे के उत्तर में करना है, अगर शासन के अंगों में शक्ति पृथक्करण ना हो तो एक ही अंग अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता है, जिससे तानाशाही जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जनता के अधिकारों का हनन हो सकता है। आप इस तरह 3 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चौथे के उत्तर में करना है, नियमों की आवश्यकता समाज में व्यवस्था बनाए रखने, अनुशासन लाने और सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए होती है। आपको इस तरह से चौथे के उत्तर में करना है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वें के उत्तर में करना है, यदि हमें यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सड़कों पर अव्यवस्था फैल जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में करना है, शासन समाज में नियमों और कानून बनाकर शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। शासन के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है, इसलिए सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन आवश्यक है। आप इस तरह 6वें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वें के उत्तर में आपको लिखना है, नागरिक जनसभाओं, याचिकाओं, सामाजिक आंदोलनों और मीडिया के माध्यम से भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह वे कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आप इस तरह 7 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको करना है, विधायिका का मुख्य कार्य नियम और कानून बनाना है। यह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्वों के माध्यम से कार्य करती है। प्रतिनिधि सांसद या
विधानसभा में जनता की समस्याएं और इच्छाएं रखते हैं, जिन्हें समझकर विधायिका ऐसे कानून बनाती है जो जनता की भावनाओं और ज़रूरतों को दर्शाते हैं। आप इस तरह 8 के उत्तर में करेंगे। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां के उत्तर में करना है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित सदनों के नाम लोकसभा और राज्यसभा हैं। आप इस तरह 9 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर में आपको लिखना है, संघ में लिखना है, स्तर पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। राज्य में लिखना है, स्तर की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। तो आप इस तरह 10 के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न। तो देखिए, दीर्घ उत्तरी में आपका पहला क्वेश्चन है, सरकार के प्रमुख अंग एवं शासन में उनका योगदान लिखिए। तो देखिए, पहला है विधायिका, नए कानून बनाती एवं निरस्त करती है। दूसरे में कार्यपालिका, कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका, कानूनों की व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना और न्याय प्रदान करना। तो आपको इस तरह पहले के उत्तर में करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे के उत्तर में करना है, भारत एक विशाल राष्ट्र है तथा कई राज्यों का संघ है, इसीलिए बेहतर शासन व्यवस्था को लागू करने तथा योजनाओं, नीतियों और कानूनों के अच्छे क्रियान्वयन के लिए हमें सम्मानीय स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्र स्तर पर निजस्तरीय सरकार की आवश्यकता है। तो आपको इस तरह दूसरे के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में करना है, ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार की भूमिका ग्रामीण विकास और लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने में होती है। यह कार्यक्रम पंचायत करती है। तो आप इस तरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में करना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने वैज्ञानिक योगदान विशेष रूप से भारत की मिसाइल कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति के खूब में स्थापित किया और देश को मजबूत किया। वे हमेशा सपने देखने और कठोर परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आप इस तरह चौथे के उत्तर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5वें के उत्तर में आपको लिखना है, डिजिटल तकनीक ने आर्थिक लेन देन को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बना दिया है। अब लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही धनराशि का लेन देन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप, UPI, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट जैसे सुविधाओं के जरिए तुरंत पैसे भेजे जाते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं। आप इस तरह 5 के उत्तर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस तरह से आंसर कर लेना है। यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।